दोस्तों हमारे इलाके में एक चाचा हुआ करते थे। चाचा हमेशा हर किसी के काम के लिए आगे। मोहल्ले में कुछ झगड़ा हो गया, चाचा सबसे आगे संधि कराने में। किसी का बेटा पुलिस ने पकड़ लिया, चाचा सबसे आगे उसको छुड़ाने में। किसी के घर में शादी है तो चाचा सबसे आगे इंतजाम में। किसी के घर में फौत गया तो चाचा सबसे आगे इंतजाम में। चाचा की इलाके में बहुत इज्जत थी, बहुत मानते थे लोग उन्हें। लेकिन चाचा के अपने घर की हालत बहुत खराब थी। चाचा के घर में अगर शादी आ जाए तो लड़ाई, कोई बच्चा बीमार आ जाए तो लड़ाई, बच्चों की तालीम के लिए पैसा चाहिए तो लड़ाई। क्योंकि चाचा के पास देने को सिर्फ इज्जत थी, घर वालों के लिए ना टाइम था ना पैसा। और दोस्तों आजकल हमारे मुल्क की भी यही हालत है। हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी, भूख, गुर्बत, हर चीज़ आज इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे लीडर्स दुनिया में मीडिएशंस करवा रहे हैं, दुनिया में संधियां करवा रहे हैं। ईरान और यूएस की मीडिएशन के लिए बड़े बड़े ट्रिप्स कर रहे हैं, डिफेंस पैक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन जो अवाम है उसकी जो हालत है वो आज बयान से बाहर है। हमें मॉर्फिन का टीका दिया जाता है कि ज़रा अपने साथ वाले मुल्क में हालत देखो मुसलमानों की, ज़रा इराक में, अफ़गानिस्तान में और शाम में मुसलमानों की हालत देखो, शुक्र करो। लेकिन दोस्तों इंसान का दर्द मॉर्फिन भी एक हद तक ठीक कर सकती है। और हमारा दर्द अब इतना बढ़ चुका है कि हमें ये मॉर्फिन के टीके भी अब कुछ राहत प्रोवाइड नहीं कर रहे। दोस्तों ना तो मैं ध्रुव राठी हूँ, ना ही देशभक्त आकाश बनर्जी। लेकिन ये वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया। वैसे तो मैं हर साल 2 साल के बाद पाकिस्तान जाता हूँ, लेकिन इस बार पाकिस्तान जाके मुझे जो तकलीफ हुई वो पहले कभी नहीं हुई। मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। ये खबरें आपको पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं नज़र आएंगी। पाकिस्तान के मीडिया पे आपको सिर्फ नज़र आएगा कि पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद हो गया दुनिया में, फ़लाना मुल्क हमसे डिफेंस पैक्ट कर रहा है, फ़लाना मुल्क जो है वो हमारी तारीफ़ कर रहा है, फ़लाना मुल्क हमारे लिए सॉन्ग्स बना रहा है। लेकिन अंदरूनी खाते पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के साथ हो रहा है वो आपको पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र नहीं आएगा। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को बाईपास कर सकता हूँ कि मेरा पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, एज समवन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, अगर मैं चुप रहूँगा तो मैं जुल्म करूँगा। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब बोलना भी जुर्म बन चुका है। रिसेंटली जो पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, जिसके अंदर अगर आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं तो आपकी जायदाद, आपका घर, आपके बच्चे, आपका पासपोर्ट सब ट्रबल में आ सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर अब इंडिपेंडेंट आवाज़ शायद कोई ना उठे, लेकिन हम एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम से कम इस फिरौनियत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि जमहूर अवाम है, और अगर अवाम के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो फिर ये गवर्नमेंट किस काम की है? दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं दोस्तों जहाँ पर फौजी रूल है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और हम उनकी प्रॉब्लम्स को दिखा के अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा नहीं सकते। हमेशा कहा जाता है हिंदुस्तान में देखो मुसलमानों की क्या हालत है, हिंदुस्तान में देखो मुसलमानों की क्या हालत है। दोस्तों मुसलमानों की हालत मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में आजकल ख़राब है, या वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान वहाँ पर कम से कम अपने लिए आवाज़ उठा सकता है आज भी। हमारे मुल्क के अंदर तो इस चीज़ को भी बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो भी हालत है वो आपके सामने है, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ज़रा आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि हम लोग किस पोजीशन पे खड़े हैं अपने रीजन के अंदर, उस रीजन के अंदर जहाँ के हम चौधरी बनना चाहते हैं, उस रीजन के अंदर जहाँ हिंदुस्तान भी है, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी और बहुत बहुत सारे ममालिक हैं। हमारा वहाँ पर क्या पोजीशन है? किसी भी मुल्क की तरक्की को जांचा जाता है उसकी इकोनॉमी से, उसके लोगों की वेलफेयर से, उसके लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे, उस मुल्क की एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, हंगर इंडेक्स है। इन सब चीज़ों के साथ उस मुल्क की तरक्की को मापा जाता है। दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं एक्सपोर्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज, डेट्स। इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो आइए दोस्तों पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की सिचुएशन का हाल देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना, मैं ध्रुव राठी हूँ ना ही देशभक्त। तो मैं आपको बहुत सिंपल स्लाइड्स दिखाऊंगा, वो स्लाइड्स जो मेरे जैसे आम आदमी को भी समझ आ जाए। दोस्तों हम करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, और ये देखेंगे कि इस रीजन में हम किस बुरी तरह से पिट रहे हैं। इसमें जो इश्यूज हमने एक्सप्लोर किए हैं वो है जीडीपी ग्रोथ का क्राइसिस, पर कैपिटा इनकम का कोलैप्स, लो एचडीआई, रीजन के अंदर लोएस्ट एचडीआई, ब्रेन ड्रेन, पॉवर्टी का बढ़ना, मेल न्यूट्रिशन क्राइसिस, हेल्थ केयर एजुकेशन फेलियर्स, डेट स्पाइरल, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन।
इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट को। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट लोएस्ट है रीजन के अंदर। आप देखेंगे श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया हमसे कितना आगे है, और हम कंपैरिजन करते हैं अपना इंडिया के साथ। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट सिर्फ 2.8% है, इंडिया का 7%, और ये कई सालों से 7% है, और बांग्लादेश का 5.1% जो कि अब रिकवर हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम्स आए थे। उसके बाद आप आ जाए पर कैपिटा इनकम के ऊपर। ये गैप तो बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1479 है, और अगर आप इसको एडजस्ट कर दें यानी पाकिस्तान के रिचेस्ट लोगों को निकाल दें, तो हमारी पर कैपिटा इनकम सब सहारन कंट्री से भी बहुत कम है। बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 75% ज़्यादा है, और इंडिया की हमसे डबल है। उसके बाद अगर आप आ जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि वो अपने लोगों की डेवलपमेंट किस तरह कर रहे हैं। तो भाई साहब, हम एक्सट्रीम रेड रीजन के अंदर हैं। बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका तीनों हमसे बहुत बेहतर है। हमसे नीचे सिर्फ एक मुल्क है, और वो है अफगानिस्तान, माशाल्लाह। उसके बाद आ जाए आप पावर्टी क्राइसिस के ऊपर। हमारी पावर्टी हर साल बढ़ रही है। नेशनल एवरेज है 21.9% से 28.9%, बल्कि मैं आपको बता दूं ये इससे भी ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल रिलायबल नंबर शायद नहीं है। रूलर्स के अंदर रूलर पावर्टी 28.2% से बढ़ के 36.2% हो चुकी है। अर्बन पावर्टी 11% से 17.4% हो चुकी है। यानी कि हमारे मुल्क में इस वक्त 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी रोज़ की खाने पीने की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पा रहे। 7% से हमारी पॉवर्टी बढ़ी है पिछले 6 साल में, और हमारे जो रूरल एरियाज जो बैकबोन ऑफ हमारी इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। उसके बाद आप आ जाए मेल न्यूट्रिशन क्राइसिस। मेल न्यूट्रिशन क्राइसिस क्या है कि बच्चों के अंदर खाने पीने की कमी किस तरह देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड स्टंटिंग हमारे मुल्क में 40%, एक्यूट मेल न्यूट्रिशन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में रीजन के अंदर। 40% बच्चे स्टंटेड है, 18% एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में, और 26 मिलियन बच्चे यानी कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर अगर आप आ जाए तो पाकिस्तान का हंगर इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेजी से वर्स हो रहा है 2016 से। हम 109 नंबर के ऊपर है 127 मुल्कों के अंदर से। 20.7% जो है वो अंडर नरिश्ड है। 82% तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हेल्दी डाइट, और हम तालियां मारते हैं कि जनाब माशाल्लाह हम नाम हो रहा है हमारा, ये नाम है। एजुकेशन देखें आप, एजुकेशन हमारी हर जगह से पिट रही है। एडल्ट लिटरेसी रेट रीजन में सबसे नीचे, इंडिया और बांग्लादेश से नीचे। प्राइमरी एनरोलमेंट लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे नीचे। टीचर क्वालिटी lowest proportion of trained teachers in the region. Learning outcome 75% of primary students struggle to learn with basic reading skills. और एजुकेशन स्पेंडिंग हमारी लोएस्ट है रीजन के अंदर, यानी कि हमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ केयर वर्स्ट इन द रीजन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्स्ट इन द रीजन। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन इन्फेंट्स, यानी कि बच्चे पैदा होते ही मारे जाते हैं। हेल्थ स्पेंडिंग लोएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी वर्सेस नेपाल एंड श्रीलंका। इंडिया की बात ही मत करें आप। ब्रेन ड्रेन, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और वो कौन लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो लोग जो मुल्क के अंदर इनोवेशन कर सकते हैं, जो लोग मुल्क के अंदर निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, वो लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। डोमेस्टिक इनोवेशन कैपेसिटी कम होती जा रही है। इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है। क्रिटिकल टैलेंट मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो इकोनॉमी की तरक्की भाड़ से क्या मतलब, किस तरह करेगी इकोनॉमी तरक्की। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हुई सिंस 2000। सेकंड टू लास्ट अमंग 9 रीजनल पीयर्स, यानी कि पूरे मुल्क के पूरे रीजन के अंदर हम सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर है। एक्सपोर्ट बास्केट हमारी एक्सपोर्ट आज भी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के ऊपर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो खैर बंद हो रही है, कॉटन, राइस, ये चीज़ें बेच रहे हैं। इमरान खान कहता था दाल और छोले बेच के तरक्की नहीं होती। और नॉलेज इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स लो एंड डिक्लाइनिंग। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 85, यानी कि हमने कोई इनोवेशन नहीं की, हमारी इकोनॉमी जैसी थी वैसी की है, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम आज भी वहीं खड़े हैं। डेट क्राइसिस
दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान से ज़्यादा कर्जा है, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है बात करते हुए। हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है तो हिंदुस्तान कर्जा लेता है डेवलपमेंट के लिए। हिंदुस्तान के पास मोर देन इनफ रिजर्व्स होते हैं अपने डेट को कवर करने के लिए। यानी कि हिंदुस्तान मजीद कर्जा अपने डेट को कवर करने के लिए लेता है। हिंदुस्तान कर्जा लेता है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए। हम कर्जा लेते हैं तो सिर्फ डेट रीपे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए। पब्लिक डेट 75% GDP, फॉरेन डेट 40% इन फॉरेन करेंसी, डेट सर्विस 2 to 3% गवर्नमेंट रेवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट का जो दो से का जो मोर देन 66% रेवेन्यू जो टैक्स इकट्ठा होता है वो सिर्फ इस डेट को पे करने में निकल जाता है। तो डेट लगता किधर है हमें नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे तो लगता नहीं है। एनुअल रिपेमेंट वॉल $14 बिलियन हम हर साल सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह पे करने में देते हैं। इम्प्लीकेशंस 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री है जो सबसे ज़्यादा IMF के पास जा चुके हैं। हमारे बजट 3% GDP 3 साल में कट हुई है। कॉस्ट रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर एजुकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि जब आपने इंटरेस्ट की रिपेमेंट्स करनी होती है तो फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, डेवलपमेंट पे कैसे खर्च करेंगे। आपके पास पैसा ही नहीं होता कि आप अपना डेट ही पे कर सकें, उसके लिए आपको मजीद कर्जा लेना पड़ता है। तो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के डेट को कंपेयर करें तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में कोई नहीं है। हिंदुस्तान का कर्जा बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक हेल्दी कर्जा है, वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी का कर्जा है। ऐसी इकोनॉमी जो कि अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, जो अपने मुल्क की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। और हम कर्जे ले रहे हैं अपने बेशरम वजीरों के अयाशों के लिए और अपने करंट कर्जे को प्रीपे करने के लिए। वाह 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 वाह। उसके बाद आ जाए जी इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन, नो ग्रोथ इन की सेक्टर्स। हमारी जनाब एग्रीकल्चर 6.3% से बढ़ी, लेकिन फिर फ्लड्स ने आके उसको रिबाउंड कर दिया। इंडस्ट्रियल सर्विसेज 1% से बढ़ी, लेकिन 2023 के क्राइसिस के बाद अब इंडस्ट्री बंद हो रही है। स्ट्रक्चर बॉटल नेक्स क्या है? वीक गवर्नेंस, मुल्क में कानून तो है ही नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट ही कोई नहीं है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनर्जी इन शॉर्टेज। यानी कि एनर्जी भी हम अपने लोगों को पूरी नहीं दे सकते, हमने इंडस्ट्री को क्या देनी है। और इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी भाई जिस मुल्क से उसके अपने लोग ही पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हो। डिफेंस और डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल एंगेजमेंट तो भाई बहुत है, मीडिएशन भी हो रही है, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी हो रही है। डोमेस्टिक हाल ये है कि 70 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं, बल्कि ये नंबर जो है वो रिलायबल नहीं है। मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, हेल्थ केयर जो है वो है नहीं, और 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो भाई पाकिस्तान खड़ा किधर है? वर्डिट, GDP ग्रोथ स्लोएस्ट इन द रीजन, per capita income lowest in the region, human development index 168 out of 193 lowest in the region, poverty rate rising rapidly in the region, सबसे ज़्यादा हमारी गुर्बत बढ़ी है। चाइल्ड स्टंटिंग 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है, यानी कि उनको पूरा खाना ही नहीं मिलता तो उन्होंने बड़े क्या होना है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत गंदी हालत के अंदर है। पाकिस्तान को चेंज क्या करना है? बहुत कुछ चेंज करना है। अपने आप को बंदे का पुत्र बनाना है, कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है, फजूल किस्म की स्पेंडिंग ख़त्म करनी है, अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने हैं, और सबसे बढ़कर ये कि करप्शन का ख़ात्मा करना है और अपने मुल्क पर तवज्जो देनी है, बजाय इसके कि हम दुनिया में जाके डंका पीटते रहें कि हमारा नाम है, हमारा नाम है, हमारा नाम है, हम सुलह कराएंगे, हम सुलह कराएंगे, हम सुलह कराएंगे। अब ये नंबर्स देख के बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन भाई ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये नंबर है रिलायबल एजेंसीज के, रिलायबल इदारों के, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को फीड कर रहे हैं, जैसे IMF। और इसके अलावा ये कि क्या पाकिस्तान कभी इस IMF के चक्कर से बाहर आ पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे वज़रा और हमारी जो जिस तरह की गवर्नमेंट इस वक्त हमारे सर पे मुसल्लत है, उनको तो लोगों की को पड़ी नहीं हुई। जैसे 14 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने, और उनकी एक मिनिस्टर पंजाब असम्बली में खड़े होकर कह रही है जहाज़ लिया तो लिया है, तुम्हें क्या। एक बंदा अपने बच्चे को दफनाने के लिए चादर में लपेट के कब्रिस्तान चला गया, और एक वजीर कह रहा है कि ये सस्ती शोहरत के लिए। ऐसी सस्ती शोहरत के लिए कोई अपने बच्चों को दफनाने के लिए जाता है विदाउट कफन? इन हरामजादों को शर्म भी नहीं आती कि ये इस मुल्क के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें भाई, मैंने लोगों को देखा है पाकिस्तान के अंदर जाके, इस दफ़ा लोगों की आंखों के अंदर से उम्मीद जा चुकी है, लोगों की हंसी गायब हो चुकी है। उन लोगों को मैं जानता हूँ यार, जिनके साथ मैं बैठकर ठट्ठे मार मार के हंसता था। आप बिलीव करें कि वो लोग बात करने को तैयार नहीं है कि यार क्या फ़ायदा बात करने का, जब इस कदर मायूसी आपके मुल्क में चली जाए, जब आपकी अवाम इस कदर
परेशान हो तो आप लोग ठट्ठे मार के कैसे हंस सकते हैं? आप दुनिया के अंदर कैसे फिर सकते हैं? आप दुनिया को ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी इज्जत करो, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है? हम चाटे इस नाम को, हम इस नाम की रोटियां तल तल के खाएं, हम इस नाम को पीस के इसका आटा बनाएं, हम अपने बच्चों को ये नाम पढ़वा के कहें बेटा जाओ डिग्री ले लो, हम अपने बच्चों को बोट्स में जाने से रोकें। यहाँ इटली में जब भी कोई बोट डूबती है ना माइग्रेंट्स की, सबसे ज़्यादा उसमें पाकिस्तानी बैठे होते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान की दुनिया में नाम का डंका बज रहा है? ये डंका बज रहा है पाकिस्तान के नाम का। ऐसे पाकिस्तानी तकलीफ होती है मुझे ये सब बोल के। मुझे खुशी नहीं है अपने मुल्क का यूं दुनिया के अंदर नाम खराब करते हुए, और ना मैं अपने मुल्क का नाम खराब कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ अपने लोगों की तकलीफ की जो मैं देख के आया हूँ। अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे घर में बिजली है, मेरे घर में गैस है, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये चाहता हूँ मैं अपने मुल्क के अंदर भी हो, ताकि किसी और को अपना मुल्क छोड़ना ना पड़े। किस कदर बेशर्मी के साथ ये लोग टीवी पे आके भाषण देते हैं और करते क्या है, दिखाते क्या है जैसे पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तरक्की हो रही है, घंटे की तरक्की हो रही है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, तकलीफ पाकिस्तानियों की शायद आप लोग समझ नहीं सकते। अगर हिंदुस्तान से कोई देख रहा है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तानियों को बुरा भला मत कहें। पाकिस्तानी जिस जहन्नम से आज गुजर रहे हैं ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ना हम अपने हकूक़ के लिए बोल सकते हैं, हम अपनी तकलीफ पर रो भी नहीं सकते। आज हमारी ये हालत है और हमारे लीडरान दुनिया के अंदर फिर रहे ठट्ठे मारते हुए, ये बोलते हुए कि जनाब पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो गया, हमने मीडिएशन करा दी। हमें वो तमगा अगर दे के उस तमगे को बेच के अगर हमारे जिस्म पे कपड़ा आ सकता है ना, तो वो भी कर दो। ठीक है, तुम तो हमारा कपड़ा छीन रहे हो। IMF से कर्जा लिया जाता है, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कर्जा लिया जाता है, कहाँ जाता है? इस अवाम पे तो टका नहीं लग रहा। ये अवाम बेचारी तो पेट्रोल नहीं खरीद सकती, आटा नहीं खरीद सकती। ये डेट कहाँ जा रहा है? शहर के शहर जनाब ये लोग उखाड़ रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। वो सड़कें किस काम की हैं? जब लोगों के पास खाने को नहीं है, वो सड़कें किस काम की हैं? सारा के सारा बजट इन हरामखोरों की ऐशों में चला जाता है। सारे का सारा बजट इन कुत्ते के बच्चों की ऐशों में चला जाता है। और हमारे लोगों को क्या मिलता है? सिर्फ तसल्ली कि इराक को देख लो, शाम को देख लो, सीरिया को देख लो, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हाल को देख लो। बिलीव करो यार कि हमारे लोग ये डिज़र्व नहीं करते, हमारा मुल्क ये डिज़र्व नहीं करता। लेकिन हम क्या करें? शायद किस्मत हमारी फूट चुकी है। शायद हमारे मुल्क में कोई ऐसा इंकलाब आना है जिसके अंदर शायद लोगों की जानें जाएंगी, फिर ही कुछ ठीक होगा। फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने हिंदुस्तान से मुकाबला करना है तो मुकाबला करें एजुकेशन में, मुकाबला करें तो हेल्थ केयर में, मुकाबला करें तो इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन में, अपने लोगों की डेवलपमेंट में। हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमसे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, फिर भी वहाँ गुर्बत है। मैं मानता हूँ उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान के मसाइल हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोगों की हालत बेहतर हो रही है। नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि भाई ये एंटी मुस्लिम है। चलो ठीक है, मान लिया एंटी मुस्लिम है, लेकिन हिंदुस्तान में 1 अरब हिंदू है, उनके हक में तो अच्छा है ना। अपने मुल्क की 80% पॉपुलेशन के लिए तो अच्छा है। यहाँ तो 1% पॉपुलेशन के लिए भी कोई अच्छा नहीं है, तो फिर कौन सा मुल्क अच्छा है? हिंदुस्तान के साथ हमारी कनपटी पे ये पिस्तौल रख के रखते हैं कि जी हिंदुस्तान तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें मार देगा। यार अगर मार देगा तो तुम भी तो हमें मार ही रहे हो ना। तुम हमें कौन सा जिंदा रहने दे रहे हो? हमारी फौज हमारी हमारी जान है, लेकिन वही फौज जब तब हमारे इदारों को बर्बाद करती है, तो फिर उस फौज को लोग बुरा भला क्यों ना कहें? जब हमारी फौज सिविलियन नौकरियों को ले लेती है, अब जहाँ जाओ रिटायर जनरल, रिटायर जनरल, रिटायर जनरल। इस मुल्क की सिविलियन माँ ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं कि हर जगह फौज का ही रूल होगा। पहले ये लोग अरबों रुपए की पेंशन लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी जान नहीं छोड़ते। तो फिर इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन कैसे ना हो? हमें हिंदुस्तान के साथ अगर कंपेयर करना है तो इन चीज़ों में कंपेयर करो, तब तुम्हें समझ आएगी कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे चलता है, जैसे हिंदुस्तान चलता है। एक ऐसा मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज उसकी हालत देखो और अपनी हालत देखो। हिंदुस्तान 1990 के अंदर हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोली थी। अगर हिंदुस्तान ने 30 साल पहले अपनी इकोनॉमी खोल दी होती तो हिंदुस्तान आज बहुत आगे होता। लेकिन हिंदुस्तान
आज भी हमसे बहुत आगे जा चुका है। उसकी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स जाके देखो, उसकी पर कैपिटा इनकम देखो, उसकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के इंडेक्स देखो, उसके अंदर दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ उनको देखो। हमारा तो कंपैरिज़न इंडिया से बनता ही नहीं। जब कोई इंडियन कहता है ना तो मैं उसे कहता हूँ भाई जाके चाइना से कंपेयर करो अपने आप को। क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का कंपैरिज़न बनता है, हमारे साथ इंडिया का कोई कंपैरिज़न नहीं बनता। तो दोस्तों जाते-जाते मैं यही कहूँगा कि दुआ यही है कि हमारा मुल्क बेहतर हो। दुआ यही है कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों को रिलीफ़ मिले, हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ अच्छा हो। हमारी ज़िंदगियाँ जितनी भी रह गई हैं, उनके अंदर-अंदर पाकिस्तान में कोई पॉज़िटिव चेंज आए। लेकिन दोस्तों इन हालात के अंदर कोई पॉज़िटिव चेंज नहीं होने आने वाला। एज़ ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मैं परेशान हूँ अपने मुल्क के फ्यूचर से। मैं परेशान हूँ अपने लोगों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान जितना ख़तरे में पहले था, जितना ख़तरा आज है पाकिस्तान को पहले नहीं था। देख लिया कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं। कश्मीर के अंदर किस तरह लोगों को उनके राइट्स लेने के लिए आवाज़ उठाने के ऊपर कैसे जो है वो बेरहमी के साथ उनको ट्रीट किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, केपीके के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं दिख रही। ये समझ रहे हैं कि ये सब लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर रख के तो इस मुल्क को ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। एज ए पाकिस्तानी आई एम वरिड और आप लोगों को भी वरी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।